हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के इस टॉपिक में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की फुल रिवीजन करेंगे आपके 31 मार्च के अकाउंट्स के एग्जाम के। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो एम है वो ये होता है कि कंपनी इससे हिसाब लगाती है कि 31 मार्च 31 अप्रैल से 31 मार्च पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका कैश कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ। मतलब कितना कैश, सिर्फ कैश ही नहीं, कैश के साथ बैंक की भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कह सकते हैं हम इसे। तो कैश कितना इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, इस चीज का हिसाब लगाने को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन एक्टिविटी वाइज सिर्फ यही नहीं कि कैश इतना आया इतना गया, इससे हम ये हिसाब लगाएंगे कैश फ्लो कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ और कौन सी एक्टिविटी में हुआ। एक्टिविटी क्या है अभी डिस्कस करेंगे हम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी में डिवाइड होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 एक्टिविटीज क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो किसी बिजनेस की रेगुलर और रूटीन एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कोई छोटा बिजनेस है, कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो कंपनी है, तो उसमें रूटीन एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि डेटर्स से कैश रिसीव करना, क्रेडिटर्स को कैश पे करना, सेल करना कैश, और परचेज करना कैश पे करते हैं हम, कैश पेड ऑफ परचेजिंग, जब हम गुड्स कैश परचेज करते हैं। इसके अलावा रेंट पे करना, ऑफिस रेंट पे करना, सैलरीज पे करना अपने एम्प्लॉइज को, ये सारी एक्टिविटीज एक्सेट्रा और भी होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बार यहां पे नोट कर लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है जो रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज हमारी होती है किसी भी बिजनेस में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जो किसी बिजनेस के नॉन करंट एसेट के साथ लिंक्ड होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉन करंट एसेट के साथ रिलेटेड होती हैं। और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो होती है नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर उस बिजनेस की कैपिटल के साथ इन्वॉल्व होती हैं। फाइनेंसिंग नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल और इन्वेस्टिंग नॉन करंट एसेट के साथ रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है जैसे हम कोई बिजनेस में नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो भी हम नॉन करंट एसेट परचेज करेंगे और सेल करेंगे। देखिए, परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, सेल करते हैं तो कैश इनफ्लो होगा। दोनों ही एक्टिविटीज, परचेज करने की और सेल करने की, दोनों एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा उसी नॉन करंट एसेट के साथ रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, वो भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट गिनी जाती है। जैसे रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमने किसी किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज किए, हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के डिवेंचर परचेज किए, वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या हमने किसी को लोन एडवांस किया, वहां पे हमने इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैंने अभी बताया कि ये नॉन करंट लायबिलिटी के साथ रिलेटेड है। जो हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या फिर हमारी कंपनी शेयर इशू करती है, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो हमारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग के साथ रिलेटेड होती हैं। शेयर कैपिटल यानी कि शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, ये एक्टिविटीज हमारी शेयर कैपिटल के साथ रिलेटेड होंगी। डिवेंचर इशू करना या डिवेंचर रिडीम करना, ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इसके अलावा शेयर कैपिटल, डिवेंचर के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे इंटरेस्ट पे करना, डिवेंचर होल्डर को हमारी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। डिविडेंड पे करना, शेयर होल्डर को हमारी कंपनी डिविडेंड पे करेगी। और इंटरिम डिविडेंड पे करना, इंटरिम डिविडेंड की डेफिनेशन किसी और
वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। अब यहाँ पे एक और बात डिस्कस करना है, मैंने अभी भी बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो रेगुलर और रूटीन एक्टिविटीज होती हैं, और उसकी एग्जांपल भी बताई, जैसे डेटर से कैश लेना, क्रेडिटर को कैश देना, कैश परचेज, कैश सेल एक्सेट्रा। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सेप्शन की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर मैं आपको पूछूं कि इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है, आप बोलोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पे करना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंकिंग कंपनी की या एक फाइनेंस कंपनी हम बोल सकते हैं, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंस कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का या फाइनेंस कंपनी का जो रूटीन एक्टिविटीज होती है, रेगुलर एक्टिविटीज होती है, वो क्या होती है? रेगुलर एक्टिविटीज उनकी होती है लोन देना, लोन एडवांस करना या फिर बोरोइंग करना। वो पब्लिक से या और कंपनियों से लोन लेती है, लोन देती है, इंटरेस्ट कमाना ही उसकी रेगुलर एक्टिविटी होती है। उसकी मेन इनकम का सोर्स इंटरेस्ट होता है। बैंकिंग कंपनी का भी ये एक बैंक या बैंकिंग कंपनी हम कह सकते हैं, उसका भी यही फंक्शन होता है कि वो लोन देती है और लोन लेती है। इंटरेस्ट जो सपोज करो एक बैंक ने 1 लाख का लोन लिया और वही 10% के इंटरेस्ट रेट पे लिया, और वही 1 लाख रुपीज उसने किसी और पर्सन को या इंडिविजुअल को, किसी को भी 12% पे दे दिए, तो वो 2% उसका प्रॉफिट। एक बैंकिंग कंपनी का यही तरीका होता है बिजनेस करने का। तो बैंकिंग कंपनी में रेगुलर एक्टिविटीज, रूटीन एक्टिविटीज क्या हुई? ये सारी लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, मतलब जो चीजें हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में गिनते हैं, बाकी बिजनेस में इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जो एक्टिविटीज काउंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, वो एक्टिविटी बैंकिंग कंपनी के लिए रूटीन एक्टिविटी है। तो बैंकिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुई लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, बोरोइंग्स हम कह सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज बैंकिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुई। चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीनों के फॉर्मेट की, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। वैसे तो इसके 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में ये सारा फॉर्मेट है, ये आपको याद करना है, लेकिन हम समझ के करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें ये गिवन होगा। बाकी चीजें हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें कहां पर गिवन होगी, कैसे कैसे यूज होगी, और अगर गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होगी। लेकिन एक बार हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें अमाउंट में ऐसे लिखना है, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, और नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा हमारा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसमें कुछ चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेंगे। वैसे तो हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रेगुलर एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो जो चीजें आती हैं, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश सेल, कैश परचेज, ये सारी चीजें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन होगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें 4 चीजें ऐड करनी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इस साल हमने कितना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। आप सभी को पता है कि जो भी नेट प्रॉफिट हमारी कंपनी का होता है ईयर का, तो उसमें से कुछ अमाउंट हम जनरल रिजर्व में या किसी भी रिजर्व में जो है ऐड कर सकते हैं। तो हमारे जनरल रिजर्व में हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, यो वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सेकेंड है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए, इनकम टैक्स पे करने के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम। वो प्रोविजन हम
कितना क्रिएट किया। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि प्रोविजन हमने कितना बनाया टैक्स के लिए। सपोज करो हमने 50,000 का प्रोविजन बनाया, लेकिन पे कितना किया, हो सकता है पे उतना नहीं करते हैं। 50,000 का प्रोविजन बनाया, हो सकता है पे किया 40,000। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, कितना प्रोविजन बनाया और कितना टैक्स पे किया। लेकिन यहाँ पे हमने कितना प्रोविजन बनाया वो वाला अमाउंट लिखना है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में करेंगे कि ये कहां से कैलकुलेट होती है। चलिए, तीसरी चीज आती है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का क्या मीनिंग है? जैसे टैक्स के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, तो डिविडेंड के लिए भी हम प्रोविजन बना सकते हैं। वो भी बना होता है प्रपोज डिविडेंड का भी सेम प्रोविजन फॉर टैक्स वाला ही रूल है। वो ये है कि जितना प्रोविजन हमने डिविडेंड के लिए बनाया इस साल मेक किया, वो प्रोविजन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और डिविडेंड पे कितना किया, ये अमाउंट अलग हो सकता है, इसका यूज अभी नहीं है, इसका बाद में आएगा। डिविडेंड के लिए कितना प्रोविजन बनाया उसे हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और फोर्थ है हमारा इंटरिम डिविडेंड पे। कंपनी इंटरिम डिविडेंड कितना पे कर रही है इस साल के दौरान, वो भी अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सारी चीजें ऐड हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन था, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा आ गया। सेकेंड है, उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। जब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है, तो इसमें हम कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स ऐड और लेस करेंगे। ध्यान रखना, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, जो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब इन्वेस्टिंग भी हो सकते हैं, वो फाइनेंसिंग भी हो सकते हैं, वो एक्सपेंसेस और कुछ नॉन कैश भी होंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, नॉन कैश के बारे में पता होगा आपको। तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड करेंगे, और कुछ इनकम्स भी होंगी, वो हम लेस करेंगे। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इसका फॉर्मेट इधर भी। तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जैसे कि डेप्रिसिएशन, सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं इस साल के दौरान, पूरे ईयर में, उस सारी एसेट्स की, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो फर्नीचर कह सकते हैं हम, और बिल्डिंग भी कह सकते हैं, मशीनरी भी कह सकते हैं। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन इस साल हमने P&L में डाली है, वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, जो है गुडविल, पेटेंट्स, या कोई भी हमारी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के बारे में सबको पता होगा। गुडविल, पेटेंट्स या कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो होती है, जितनी हमारी गुडविल रिटन ऑफ हुई, रिटन ऑफ का मतलब होता है, हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि सपोज 2023 और 2023-24 ये दो फाइनेंशियल ईयर का हमें डेटा जो है गिवन है। तो गुडविल, सपोज करो प्रीवियस ईयर जो अमाउंट है गुडविल का 2 लाख था, और यहाँ पे 1,50,000 हो गया, मतलब 50,000 की जो गुडविल है वो कम हो गई। कम होने का मतलब क्या होता है कि गुडविल की डेप्रिसिएशन होगी, अमोर्टाइजेशन जैसे हम कह सकते हैं। तो गुडविल की अमोर्टाइजेशन हुई 50,000, वो 50,000 अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ। समझ आया? गुडविल रिटर्न ऑफ। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपको पता होगा, ये भी हम एसेट एज्यूम कर लेते हैं इसे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, वो भी एसेट कितनी रिटर्न ऑफ हुई वो हम ऐड करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, डिबेंचर इशू किया कंपनी ने, बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट, कोई भी इस तरह का जो अमाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, सॉरी, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसके अलावा कुछ नॉन ऑपरेटिंग, हम बात कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस की, और उसमें आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी फिक्स्ड एसेट हमने सेल की, और उसको सेल करने से हमें लॉस हुआ, 50,000 की
फर्नीचर है वो हमने 30,000 में सेल कर दी, 20,000 हमारा लॉस हो गया, वो लॉस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। और कुछ इनकम्स होती हैं नॉन ऑपरेटिंग, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के साथ रिलेटेड हो सकती है, वो इनकम्स हम लेस भी करेंगे। इसके बाद अब यहां आ जाइए, ये फॉर्मेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम यहाँ पे लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ऐड किए हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम यहाँ पे लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आप सबको पता है कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो है, कोई भी हम फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेल की थी तो लॉस हुआ था, लॉस होगा तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, उसे हम ऐड करेंगे। और अगर फिक्स्ड एसेट सेल करके हमें गेन हुआ है तो हमारे इनकम होगी नॉन ऑपरेटिंग, उसे हम लेस कर देंगे। इसके अलावा कुछ और भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव भी आ सकता है। यहाँ पे कोई भी इनकम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ, वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ ही रिलेटेड होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है तो ऑब्वियसली वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे लेस करेंगे हम। और ये लेस करने के बाद ये सारी चीजें ऐड, ये सारी चीज लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर नेक्स्ट टर्म है, कुछ चीजें और रह गई हैं जो हमारी ऐड या लेस करेंगे। उसके बाद बारी आती है करंट एसेट और लाइबिलिटीज की। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। यहां तक हमारा क्या आ चुका है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सपोज करो कोई करंट एसेट है, सपोज हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है। तो जैसे कि पहले बताया मैंने 2023 और 23-24 2 सालों का हमें डेटा जो है दिया हुआ है। सपोज इन्वेंट्री जो है हमारी, जो ओपनिंग बैलेंस है उसका 50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 70,000 है, तो 20,000 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो 20,000 क्या हो गया? हमारी करंट एसेट इन्वेंट्री ये लास्ट ईयर के मुकाबले आज 20,000 इंक्रीज हो चुकी है। मतलब इस साल हमने इन्वेंट्री क्या परचेज की होगी, ऐसे तो सेल भी की होगी, लेकिन इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो 20,000 इंक्रीज हो गया है, तो उसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ये 20,000 अमाउंट हम यहां से लेस कर देंगे। तो जो भी हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, सॉरी करंट एसेट इंक्रीज हुई है, और अगर कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, ये दोनों चीजें हमें लेस करेंगे। और अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुई है, वो हम ऐड करेंगे। ये ऐड और लेस करने के बाद लास्ट थिंग वो ये है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड क्या होता है? यहां पे अपने बात की थी प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ता है उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। पहले भी हमने बात की थी कि एक तो होता है टैक्स के लिए हम प्रोविजन कितना क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी चीज होती है कि टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं। तो टैक्स के लिए कितना प्रोविजन बना रहे हैं और कितना हम पे कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग अमाउंट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन में और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो 20,000 हमने प्रोविजन, सपोज कीजिए कि हमने प्रोविजन नया बनाया है और 15,000 जो है टैक्स हमने पे किया है। ये 20,000 अमाउंट जितना प्रोविजन हमने बनाया है वो हमारा यहाँ पे ऐड होगा, वो हमने पहले डिस्कस किया था। और ये 15,000 रुपीज हमारा टैक्स पेड है, वो यहाँ पे लास्ट में लेस होगा। और लेस करने के बाद ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और मैं आपको बता दूं, एक दो चीजें यहाँ पे हो सकता है मैंने मिस कर दी हो, लेकिन वो मैंने जानबूझकर की है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या ये कह लीजिए कि सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीजों की मतलब ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो क्वेश्चन जिस लेवल का आता है
उस हिसाब से ये सफिशिएंट है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी हो चुकी है, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या है, जैसे कि डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी रिलेटेड है नॉन करंट एसेट के साथ। तो नॉन करंट एसेट्स को हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उससे हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो हो जाता है। तो वही यहाँ पे अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक ही मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। तो कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि जो कैश इनफ्लो हुआ वो ऐड कर दीजिए और जो आउटफ्लो हुआ उसको लेस कर दीजिए, नेट हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है आ जाएगा। चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सबसे पहले हम देखेंगे कैश इनफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो कैसे होता है, मशीनरी, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या कोई भी हमारी फिक्स्ड एसेट जब हम सेल करते हैं तो हमारा कैश इनफ्लो हो जाता है। और ये सारा कैश इनफ्लो हमने सपोज करिए मशीनरी सेल की है, फर्नीचर सेल किया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल की है, तो जितनी भी सेल की है आपने उतना कैश इनफ्लो हो जाएगा और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा कैश इनफ्लो और कैसे होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर इन फिक्स्ड एसेट के साथ रिलेटेड कोई इनकम हमें रिसीव हो रही है, जैसे कि कोई रेंट रिसीव हुआ, हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, वहां से हमने डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, और इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव होना, हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सारी चीजें हमारी इनफ्लो हो जाती है। इनफ्लो के बाद आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो क्या क्या होगा, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा जो भी, वो हमारी फिक्स्ड एसेट हम जो परचेज करेंगे आउटफ्लो, उसका आउटफ्लो इसमें से माइनस कर देंगे। सपोज इसका जो सम है 3 लाख आ गया और ये 2 लाख हमारा जो है आउटफ्लो हो गया सारा, तो 1 लाख हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इनफ्लो जो है वो कम होता है, सपोज करो इनफ्लो जो है वो सिर्फ 1 लाख हुआ और आउटफ्लो जो है वो हमारा 2 लाख हो गया, तो हमारा यहाँ पे माइनस का 1 लाख आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कैश नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है जी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर हमारा आंसर माइनस आ रहा है तो। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी सेम प्रोसीजर, डायरेक्ट मेथड। ये हमारा रिलेटेड होता है नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल के साथ। तो इसमें से कैश इनफ्लो क्या क्या होगा, जब हम शेयर इश्यू करते हैं, हमारी कंपनी शेयर इश्यू करेगी, कैश इनफ्लो होगा। हमारी कंपनी डिवेंचर इश्यू करेगी, कैश इनफ्लो होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हम लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो वो भी हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा, वो हमारा ऐड हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे मिस हो चुकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं आपको बता दूं कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वैसे तो हमारी करंट लायबिलिटी है, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉन करंट लायबिलिटी के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग करंट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हमारा सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर का डेटा जो दिया है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख और करंट ईयर का जो है 2 लाख, मतलब 1 लाख बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट हमने और लिया है बैंक से, मतलब एक तरह का लोन हो जाता है वो, तो हमारा इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो में हमारा आ जाता है इसका ऑपोजिट, शेयर इशू किएंगे तो कैश इनफ्लो होगा, लेकिन अब जब हम शेयर रीडिंग करेंगे तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो शेयर रीडिंग करना, डिवेंचर रीडिंग करना, शेयर कोई भी हो, इक्विटी या प्रेफरेंस, ओके। और लोन की रीपेमेंट, अगर यहाँ पे हमने लोन लिया था तो कैश इनफ्लो, और वही लोन हमने रीपे कर रहे हैं उस ईयर के दौरान तो वो आउटफ्लो हो जाएगा हमारा।
और इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि पहले मैंने बताया अगर वो इंक्रीज हुआ है तो इनफ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर वो डिक्रीज हुआ है तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, वो भी यहाँ पे माइनस होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, वो जो लोन हमने लिया है या शेयर इशू किए हैं उसके बदले डिविडेंड, लोन के बदले इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड आल्सो, ठीक है जी, ये सारी चीजें हमारी माइनस हो गई। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले हमने किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका भी जो कैश इनफ्लो नेट या आउटफ्लो आ चुका था, और ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसी तरह हमारा आंसर आ चुका है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों आंसर्स को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीनों आंसर्स को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज में हमने इतना कैश रिसीव किया, या फिर ये माइनस भी आ सकता है, माइनस आ गया वही वो आउटफ्लो ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसको हमारा सारी एक्टिविटी से इतना कैश फ्लो आया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन एक स्टेप आपने और करना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये जो आपका आंसर आया, सपोज करो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आंसर आपका आ गया 5 लाख, मतलब इतना कैश इनफ्लो हुआ, 5 लाख रुपीज इनफ्लो हुआ पूरे ईयर के दौरान। तो यहां पे हम फिर लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है उसको हम किसी भी एक्टिविटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग किसी भी एक्टिविटी में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है, पहली बात तो ये कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप जान लीजिए। एक तो कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक्स इन हैंड अलग से भी कर्जा दिया होता है, चेक्स इन हैंड, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनिएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं, और या फिर इसकी जगह पे हमें करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, ये हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम इसे कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीजों का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग दिए थे, ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सपोज करो ये 4-5 जो भी चीजें दी हैं, इनका जो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख है, और क्लोजिंग बैलेंस आप चेक कर लेना वो 7 लाख ही होना चाहिए। आपका जो आंसर है इससे आपका आंसर चेक भी हो जाता है कि 7 लाख